मुंबई शहर वर्सोवा शर्मा मल्टीनेशनल कंपनी बड़ी सी बिल्डिंग के 4th फ्लोर पर बने अपने केबिन के ऑफिस में बैठी सारिका फाइल्स देखने में व्यस्त थी। सारिका शर्मा अधिराज शर्मा की बड़ी बेटी और इस कंपनी की एमडी। सारिका इस कंपनी को संभालने का काम कर रही थी। 26 साल की सारिका कंपनी के हित में बड़े से बड़ा फैसला अपनी सूझबूझ से चुटकियों में ले लिया करती थी। ये हुनर उसे अपने पापा से विरासत में मिला था। बचपन से उसका शौक कि वह बड़ी होकर एक सफल बिजनेसमैन वीवेन बने, और यही वजह थी कि उम्र के साथ साथ उसकी इस काम में दिलचस्पी बढ़ती गई और आज एक अच्छे खासे मुकाम पर थी। सारिका दिखने में काफ़ी आकर्षक थी। उसकी बड़ी बड़ी गहरी आंखें जिनमें एक खालीपन पसरा हुआ था, सुंदर नाक, नक्श सांचे में ढला शरीर और उसका सांवला रंग किसी को भी पहली नज़र में उसका दीवाना बनाने के लिए काफ़ी था। काम का असर था या कोई और वजह थी कि सारिका हमेशा ऑफिस में सबसे बहुत कम बात किया करती थी। वह बहुत कम मुस्कुराती थी और कई बार वह काम को लेकर स्टाफ को डांट भी लगा दिया करती थी। ऑफिस के सभी लोग उसे देखते ही अपने अपने काम में लग जाते थे। किसी में भी सारिका से सीधी बात करने की हिम्मत नहीं होती थी। रोजाना की बात, सारिका आज भी अपने तय समय पर ऑफिस आई। जैसे ही उसने अपने ऑफिस में कदम रखा, उसे देखते ही सब अपनी अपनी जगहों को शालीनता से खड़े हो गए। ऐसा नज़ारा अक्सर देखने को मिलता था। जैसे टीचर के आते ही क्लास के सभी बच्चे शांत हो जाते हैं, वैसे ही सारिका को देखकर सारा स्टाफ खुद ब खुद अनुशासन में आ जाता। सारिका सबको गुड मॉर्निंग कहा और अपने केबिन की ओर बढ़ गई। जैसा ही केबिन का दरवाज़ा बंद हुआ, सबने चैन की सांस ली। सभी अपने अपने कामों में लग गए। यार, ये सारिका मैम कितनी खड़ूस है, महिमा ने पास बैठी पूजा से कहा। घमंड ही है इतना इसे अपने रूप का और अपने पोसों का, पूजा ने महिमा की ओर पलट कर कहा। इन्हें देखकर तो लगता है अभी तक सिंगल ही हैं, महिमा ने कहा। इन्हें देखकर तो लगता है अभी तक ये सिंगल ही हैं, महिमा ने कहा। हमें क्या पता यार, बड़े लोग हैं, कब सिंगल कब रिलेशनशिप में कुछ कह ही नहीं सकते इनकी भी, पूजा ने कहा। पर ऑफिस का सारा स्टाफ इनके सामने चुप हो जाता है। सब कितना डरते हैं यार इनमें, महिमा ने धीरे से कहा। हाँ, जब देखो तब रूल्स और डिसिप्लिन। रात तो ऐसे दिखाती है जैसे किसी रियासत की राजकुमारी हो, पूजा ने मुंह बनाते हुए कहा। वो किसी राजकुमारी से कम नहीं है, एक सहज लेकिन मर्दाना आवाज़ में उभरी। दोनों ने पलट कर देखा, पीछे मैनेजर नवीन खड़ा था। उसे देखते ही दोनों लड़कियां तुरंत अपनी जगह पर उठ खड़ी हुईं। पूजा ने सपकाते हुए कहा, सर आप यहाँ? हाँ, इधर से गुजर रहा था, मैडम का नाम सुना तो रुक गया। वैसे क्या बातें हो रही थी? नवीन ने मुस्कुराते हुए कहा। सॉरी सर, हम लोग तो बस यूं ही। प्लीज़ सर, आप सारिका मैम से कुछ मत कहना, वरना सुबह सुबह हमारी क्लास लग जाएगी, महिमा ने रिक्वेस्ट करते हुए कहा। जिस उम्र में तुम दोनों यहाँ बैठकर मैडम के बारे में चुगली कर रही हो, उस उम्र में वो इस कंपनी को चला रही हैं, नवीन ने दोनों पर तंज कसते हुए कहा। आई एम सॉरी सर, दोनों ने नज़रें झुकाते हुए साथ साथ कहा। इट्स ओके। किसी भी इंसान के लिए बातें बनाना है आसान, पर उन जैसे बन पाना मुश्किल है। लड़की होकर दूसरी लड़की के बारे में गलत बात करना शोभा नहीं देता। थिंक पॉजिटिव कहकर नवीन आगे बढ़ गया। दोनों लड़कियों ने चैन की सांस ली। महिमा ने कहा, कौन था ये जो सुबह सुबह इतना भारी भरकम लेक्चर देकर चला गया? तो इन्हें नहीं जानती? ये नवीन सर हैं, कंपनी के मैनेजर, पूजा ने हैरानी से कहा। महिमा को ऑफिस ज्वाइन किया अभी 2 दिन ही हुए थे और नवीन भी 2 दिन में आज ऑफिस आया था, इसलिए महिमा उसे पहचान नहीं पाई और फिर घबराते हुए कहा, यार नवीन सर सारिका मैम से अपनी शिकायत तो नहीं करेंगे ना? अरे नहीं, वो ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, चलकर, पूजा ने कहा और फिर दोनों अपने अपने काम में लग गईं। नवीन कुमार मिश्रा शर्मा कंपनी के मैनेजर और साथ ही साथ सारिका का अच्छा दोस्त भी है। सारिका जब उलझन में होती है या उसे किसी सलाह की ज़रूरत होती है तो नवीन हमेशा उसके लिए हाजिर रहता है। पिछले 4 साल से वह इसी कंपनी में सारिका के साथ काम कर रहा है और यही वजह है कि वह किसी से सारिका के बारे में गलत नहीं सुन सकता। फाइल उठाते हुए नवीन ने सारिका की केबिन का दरवाज़ा धीरे से खोला और कहा, मैं आई कम इन मैम? सारिका जो किसी फाइल को देखने में बिजी थी, उसने सामने देखा और कहा, यस यस। नवीन अंदर आया और आकर सारिका के सामने खड़ा हो गया। सारिका उस फाइल को देखने में इतना बिजी थी कि उसे नवीन के होने का कोई पता नहीं चला। 10 मिनट में नवीन मुस्कुराता हुआ सारिका के चेहरे को देखे जा रहा था, जिस पर कुछ परेशानी के भावों के साथ साथ ढेर सारा सुकून भी था। 10 मिनट बीतने के बाद भी जब सारिका ने नहीं देखा तो नवीन ने खांसने का नाटक किया। अरे आप कब आए? सारिका ने नवीन की ओर देखकर फाइल रखते हुए कहा। कुछ देर पहले जब आप इत्मीनान से फाइल देखने में बिजी थी, नवीन ने मुस्कुराते हुए कहा।
बैठिए। सारिका ने हाथ से बांधने का इशारा किया। नवीन सामने पड़ी कुर्सी पर बैठ गया। उसने हाथ में पकड़ी फाइल सारिका की ओर बढ़ा दी और कहा, ये इस साल के जो टेंडर्स हैं उनकी फाइल्स है, मैंने सब पेपर्स रेडी करवा दिए हैं। हाँ, सारिका ने कुछ सोचते हुए कहा। आप कुछ परेशान दिख रही हैं, सब ठीक है ना? नवीन ने कहा। हाँ, वो कल रात देर तक काम कर रही थी तो उसकी वजह से सर में थोड़ा सा, सारिका ने कहा और आते ही अपने फिर से काम शुरू कर दिया। नवीन ने थोड़ा गुस्सा दिखाते हुए कहा, काम नहीं करेंगे तो ये कंपनी कैसे चलेगी? सारिका ने सहज भाव से कहा, और अगर आराम नहीं करेंगी तो ये दिमाग कैसे चलेगा? नवीन ने उल्टा सवाल दिया। नवीन की बात से सारिका खामोश हो गई तो नवीन कहने लगा, इस शहर के लोगों के लिए प्रेरणा हो आप। इतनी कम उम्र में आपने जो ये मुकाम हासिल किया वो हर किसी के बस की बात नहीं है। सारिका जी, सबकी परवाह करने वाली अगर आप अपना ख्याल नहीं रखेंगी तो ये सब क्या करेंगे लोग? आपकी ये बड़ी बड़ी बातें मुझे समझ नहीं आती, सारिका ने मुस्कुराते हुए कहा। वो इसलिए क्योंकि छोटी छोटी बातों को आप बहुत गहरे से समझ लेती हैं। नवीन ने सारिका की आंखों में लगभग झांकते हुए कहा। वो गुप्ता जी वाले टेंडर का क्या हुआ? सारिका ने बात बदलते हुए कहा। उसके लिए उन्होंने आपके साथ शाम को मीटिंग रखी है, वही डिस्कस करने आए थे, नवीन ने कहा। हाँ ठीक है, अभी ये फाइल्स देती हूँ। और सारिका ने सामने पड़ी फाइल्स उठाते हुए कहा, ये सब बाद में, हालात देखिए पहले, अपनी आंखें कितनी ख़राब हो गई हैं आपकी, थकी थकी हैं और चेहरा कैसा मुरझाया हुआ है। आप एक काम कीजिए, थोड़ी देर आराम कीजिए, मैं आपके लिए अभी एक स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी भिजवाता हूँ। काम करने के लिए पूरा दिन पड़ा है। नवीन ने सारिका के हाथों से फाइल लेकर उन्हें साइड में रखते हुए कहा। सारिका को नवीन का इस तरह परवाह करना अच्छा लगा तो उसने सर सीट से लगा लिया। नवीन उठा और केबिन के बाहर निकल गया। सारिका ने अपनी आंखें मूंद ली। कुछ देर बाद पियून आकर कॉफ़ी रखकर चला गया। सारिका सीट से उठी और कॉफ़ी का मग हाथ में पकड़े खिड़की के पास आकर खड़ी हो गई। सामने दूर तक फैले उस समंदर को देखते हुए कॉफ़ी पीने लगी। यह पल उसके लिए बहुत सुकून पल का पल था, जब वह समुंदर को देखते हुए अपनी पसंदीदा कॉफ़ी पिया करती थी। वक्त कुछ पल के लिए ठहर सा जाया करता था। उसके लिए वह समंदर की शांत लहरें अक्सर उसके दिल में तूफान उठा दिया करती थीं। उतरती चढ़ती लहरों को देखकर अक्सर खुद से ही एक सवाल करती, क्या उसे कभी मिल पाएंगी? हल्की सुनहरी धूप में समंदर का पानी और भी खूबसूरत और सुनहरा लगता था। इस वक्त पानी से सारिका का कुछ खास रिश्ता जो रहा है, एक अनदेखा अनजाना सा रिश्ता जिसे वह आज तक समझ नहीं पाई थी। समंदर की लहरों में डूबे हुए उसने अपनी कॉफ़ी ख़त्म की और आकर वापस अपनी सीट पर बैठ गई। मन पहले से भी ज़्यादा बेचैन हो उठा। उसने टेबल का ड्रावर खोला, उसमें से चैन की निकाली जिसमें पेंडेंट की एक जगह लोहे से बनी एक पतले का निशान था। उसे देखते ही सारिका के चेहरे का नूर वापस लौट आया। आंखों में फिर से सुकून दिखाई देने लगा। उसे हाथ में लिए हुए टकटकी लगी, उसे देख रही थी और फिर समेट कर वापस अपने ड्राइवर में रख दिया। सारिका ने बीती यादों से अपना ध्यान हटाने के लिए लैपटॉप ऑन किया और आए हुए मेल्स को देखने लगी। काम में बिजी जो एक बार डूबी तो फिर बाहर निकल ही नहीं पाई। माँ के फ़ोन से तंद्रा टूटी तो उसने फ़ोन उठाकर कहा, जानते हैं अब आप पूछेंगे हमने खाना खाया या नहीं? जानते हैं हम बार बार आपको फ़ोन क्यों करते हैं? दूसरी तरफ से बेहद प्यारी आवाज़ उभरी। आप ही बता दीजिए, सारिका ने सधी हुई आवाज़ में कहा, ताकि हम आपकी आवाज़ सुन सकें। जानते हो सरू, आपकी आवाज़ सुनकर हमें जो सुकून मिलता है वो हम आपको बता नहीं सकते। फ़ोन की दूसरी तरफ से वही आवाज़ उभरी। कैसी हैं आप? सारिका ने धीरे से पूछा। हम ठीक हैं, आप कैसी हैं? 1 साल होने को आया पर आप हमसे मिलने तक नहीं आई। इस बार आवाज़ में थोड़ा दर्द था। ऐसी बात नहीं, काम ज़्यादा होने की वजह से आना नहीं हुआ, जल्दी ही आएंगे, अभी रखते हैं, सारिका ने कहा और बिना सुने ही फ़ोन काट दिया। सारिका ने लैपटॉप बंद किया और उठकर बाथरूम की ओर बढ़ गई। फ़ोन के दूसरी ओर सारिका की माँ थी, अंबिका शर्मा, जो कि अदराज शर्मा के साथ इंदौर में अपने पुश्तैनी मकान में रहती थी। अदराज जी का इंदौर में खुद का कपड़ों का बड़ा काम था। सारिका उनकी बड़ी बेटी थी और सारिका से 5 साल छोटी एक बेटी और थी जो दिल लंदन में रहती थी। सारिका 7 साल की बड़ी मेहनत से शर्मा कंपनी को इस काम तक पहुंचाया और वह वर्तमान में मुंबई में थी। मालाबार हिल में उनका खुद का अपना बड़ा सा घर था जिसमें वह अकेले ही रहती थी। साल में 2-4 बार वह इंदौर जाकर आ जाया करती थी, पर इस बार उसने कहा जाने में काफ़ी वक्त लगा दिया। शायद बीते वक्त की कड़वी यादों ने उसे वहाँ जाने से रोक दिया।
बाथरूम से निकलकर सारिका जैसे ही बाहर आई, सामने सोफे पर बैठे उसकी दोस्त रसीम गुप्ता बैठकर किसी मैगजीन के पन्ने पलट रही थी। मुंबई जैसे शहर में जहाँ चाहने वालों की कमी नहीं होती है, वहीं रसीम सारिका की इकलौती खास दोस्त थी। रसीम यही अपने परिवार के साथ इंदौर में ही रहती थी। एक रसीम ही थी जिसे ये सारिका अपना सुख दुख कभी कभार बांट लिया करती थी। अरे तुम कब आई? सारिका ने रसीम को देखकर चौंकते हुए कहा। जी हाँ मैडम, मैं यहाँ। अब आप ना तो फ़ोन उठाती हैं, ना ही मैसेज के रिप्लाई करती हैं, तो सोचा खुद ही आकर मिलूँ। जिंदा हो? रसीम ने सारिका को ताना मारते हुए कहा। क्यों ऋषि, तू भी इन दोनों मीटिंग में बहुत बिजी थी, सारिका ने उसके सामने बैठते हुए कहा। हाँ जानती हूँ बहुत काम है, लेकिन दोस्तों को भी याद रखना पड़ता है। और ये बताओ इतना पैसा कमाकर क्या करने का इरादा है तुम्हारा? रसीम ने सारिका को घूरते हुए कहा। पापा से किया वादा जो पूरा करना है, सारिका ने सहजता से कहा। अच्छा वो सब छोड़, ये देख कल रात उन्होंने फिर से एक गज़ल पोस्ट की है, रसीम ने चहकते हुए कहा। किसने? सारिका ने हैरानी से पूछा। तो रसीम आकर उसकी बगल में बैठ गई और कहा, वही हमारी पसंदीदा लेखिका, हमारी पसंदीदा लेखिका। ओ वो बिना नाम पते वाली राइटर, सारिका ने कहा। देखो तुम न ज़्यादा बकवास ना करो, और वैसे भी महान राइटर शेक्सपियर ने लिखा है, नाम में क्या रखा है? रसीम ने चिढ़ते हुए कहा। हम और ये बात लिखने के बाद उन्होंने नीचे अपना नाम भी लिखा है। जब नाम में कुछ नहीं रखा तो फिर अपना नाम क्यों लिखा है? सारिका ने कहा। तुमसे तो बहस करना बेकार है, पर जो भी हो यार, ये लिखता बहुत अच्छा है, तभी तो लाखे दीवाने हैं इनके, रसीम ने आंखों में चमक भरते हुए कहा। सारिका खामोश हो गई तो रसीम ने कहा, तुम्हें सुनाते हैं कल रात उन्होंने क्या लिखा था। हमें नहीं सुनना, हमें कोई शौक नहीं है ये सब सुनने का, सारिका ने उठते हुए कहा। तो रसीम ने उसका हाथ पकड़कर उसे वापस बैठाते हुए कहा, सुन भी लो यार। अच्छा बको, सारिका ने कहा। रसीम ने पढ़ना शुरू किया। आ चलते हैं एक बार फिर उन बनारस की गलियों में, जहां गंगा के घाट पर बैठकर साथ साथ देखते थे मैं और तुम डूबते सूरज को। मुझे एक बार फिर तुम्हारे साथ वहीं घाट देखने हैं। शाम की आरती में गूंजता वो शंखनाद तुम्हारी मधुर आवाज़ के सामने कितना फीका सा लगता है। तुम्हारी वो मीठी सी बातें अक्सर ही घोल जाती थी मेरे कानों में मिश्री, और मैं खो जाती थी। मुझे फिर से एक बार वही आवाज़ सुननी है, बनारस की उन तंग गलियों में तुम्हारे पीछे भागते हुए। रंगना है अपने बदन को तुम्हारे इश्क की भस्म में, घाट से घाट घूमते हुए गली की गली खाक छानकर अंत में हर शाम मिल ही जाना है हमें। फिर इश्क से भरी उन शामों में तुम्हारे कांधों पर रखकर सर घाट के पानी में बहते उन टिमटिमाते दियों की रोशनी को देखना है। यह मेरी कोई कल्पना ही तो है जो अक्सर मुझे एहसास दिला देती है तुम्हारे आसपास होने का। वो चेहरा जो लड़कपन में देखा था कभी, इन आंखों में इस कदर बस चुका है कि अब कुछ नजर ही नहीं आता। एक बार फिर आना है बनारस और देखना है उन एक जोड़ी आंखों में डूबकर कि क्या उन्हें भी इंतजार रहता है मेरे लौट आने का। मैं एक बार फिर उन आंखों में अपने लिए ढेर सारा प्यार देखना चाहती हूँ। मैं इश्क से लबालब फिर से बनारस देखना चाहती हूँ। रसीम चुप हो गई। उसने सारिका की तरफ देखा तो पाया जैसे सारिका वहाँ होकर भी वहाँ नहीं थी, वह किसी और ही दुनिया में थी। रसीम ने उसके कान के पास जाकर धीरे से कहा, क्यों खो गई ना? रसीम की बात सुनकर सारिका की नंदरा टूटी तो उसने अपनी चोरी पकड़े जाने के डर से कहा, वो मैं कुछ और सोच रही थी। हाँ मालूम है, हमसे कुछ छुपा नहीं है, आंखें सब बयां कर देती हैं तुम्हारी, रसीम ने चुटकी लेते हुए कहा। क्या किसी की आंखें पढ़ना इतना आसान है? सारिका ने मन ही मन खुद से सवाल किया। उसने खोया हुआ देखकर रसीम ने कहा, अब कहाँ खो गई? कहीं नहीं, सारिका ने खुद को संभालते हुए कहा। अच्छा सुनो, वो मैं ये बताने आई थी कि कल मम्मी पापा की एनिवर्सरी है और तुम्हें को आना है, रसीम ने एक शब्द पर जोर देते हुए कहा। हाँ ठीक है, सारिका ने कहा। सारिका ने दोनों के लिए काफ़ी मंगवाई और फिर काफ़ी पीते हुए दोनों बातें करने लगी। कुछ देर बाद रसीम वहाँ से चली गई। सारिका ने घड़ी में समय देखा और फाइल्स उठाकर मीटिंग रूम पे चली गई। नमीन और कुछ सीनियर स्टाफ पहले से वहाँ मौजूद थे और सारिका का इंतजार कर रहे थे। कुछ देर बाद गुप्ता जी भी अपने मैनेजर के साथ आए और 45 मिनट की मीटिंग के बाद टेंडर शर्मा कंपनी को मिल गया।
मीटिंग के बाद सभी उठकर रूम से बाहर चले गए। सारिका खोई सी अभी भी वहीं बैठी रसिन की सुनाई उस कविता के बारे में सोच रही थी। वह खुद को उस कविता से जुड़ा महसूस कर रही थी। फोन की रिंग से उसकी तंद्रा टूटी। वह उठकर बाहर आ गई। रोज सारिका देर तक ऑफिस में रुकती थी, पर न जाने आज क्या हुआ, वह जल्दी ही वहां से निकल गई। ऑफिस से बाहर आकर उसने ड्राइवर से गाड़ी निकालते हुए कहा। ड्राइवर गाड़ी ले आया और सारिका उसे आकर बैठ गई। कहाँ चलना है मैडम? ड्राइवर ने धीरे से पूछा। मरीन ड्राइव, कहते हुए सारिका ने आंखें मूंदकर सर सीट में लगा लिया। ड्राइवर ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। आंखें बंद करते ही सारिका अपने बीते कल में चली गई। सब चीजें धुंधली सी हैं, पर एक एक करके आंखों के आगे घूमने लगी। 15 साल की थी सारिका जब अपने माँ और पापा के साथ पहली बार इंदौर से बनारस घूमने आई थी। उसे बहुत अच्छा लग रहा था और वह बहुत खुश भी थी। सभी शाम को होटल में ठहरकर अगले दिन सुबह सुबह ही घाट देखने निकल पड़े। कितना खूबसूरत नज़ारा था। उगते सूरज की किरणें जब घाट के पानी में गिरती तो पानी सोने की बात चमक उठता। सारा वातावरण सुगंधमय था। अधिराज और अंबिका वहीं सीढ़ियों पर बैठकर उस खूबसूरत नज़ारे को देखने लगे। सारिका और उसकी छोटी बहन वहीं साथ में ही खेल रही थी। बचपन में सारिका काफ़ी शरारती रही थी, इसलिए अंबिका और अधिराज जी इनसे नज़रें बचाकर वह घाट की सीढ़ियों में उतरकर कुछ नीचे चली गई। सरू वहाँ क्या कर रही हो? नीचे मत जाओ, अंबिका ने आवाज़ दी। माँ की आवाज़ सुनकर सारिका जैसे ही पलटी उसका संतुलन बिगड़ा और वो सीधा पानी में जा गिरी। अंबिका और अधिराज जी का तो कलेजा मुंह को आ गया। दोनों उस ओर दौड़े और सारिका को बचाने के लिए चिल्लाने लगे। नन्ही सी सारिका पानी में हाथ पांव मारने लगी। अंबिका का तो रो रो कर बुरा हाल था। सुबह का वक्त था और घाट पर इक्का दुक्का लोग ही थे। अधिराज जी तैरना नहीं जानते थे। सभी घबरा गए। सारिका का सांसें उखड़ने लगी थी। वह पानी में डूबती चली जा रही थी। तभी 15-16 साल का लड़का दौड़ता हुआ आया और बिना एक पल गवाए पानी में कूद गया। सभी हक्के बक्के रह गए। लड़के ने सारिका का हाथ पकड़ा और तैरता हुआ उसे किनारे ले आया। अधिराज जी और अंबिका ने सारिका को संभाला। वहाँ खड़े सभी लोग उस बच्चे की तारीफ करने लगे। सारिका को ठीक पाकर अधिराज जी उस लड़के की ओर पलटे और कहा, बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, तुमने इसकी जान बचा ली। तुम्हारा ये एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे। लड़का मुस्कुराया और कहा, एहसान कैसा, किसी की जान बचाना तो पुण्य का काम होता है, और वैसे भी भोलेनाथ कहते हैं कि किसी की जान बचाने के लिए ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए। बड़ी अच्छी बातें करते हो। नाम क्या है तुम्हारा? अधिराज जी ने लड़के से प्रभावित होकर पूछा। नाम में क्या रखा है साहब? वैसे ही बनारस वाले हमको भोलेनाथ के नाम से ही जानते हैं। लड़के ने आंखों में चमक भरते हुए कहा। शिवा, वहाँ क्या कर रहा है? चलना नहीं है क्या? सीढ़ियों से ऊपर खड़े दूसरे लड़के ने जोर से आवाज़ दी और सारिका को बचाने वाला लड़का भागता हुआ वहाँ से चला गया। अधिराज जी उसे जाते हुए देखते रहे। लड़का जब आंखों से ओझल हो गया तो अधिराज जी अंबिका की तरफ पलटे। सारिका अब ठीक थी लेकिन घबराई हुई थी। अधिराज जी ने उसे गोद में उठाया और सबके साथ वहाँ से चले गए। शाम को मंदिर में होने वाली आरती में अधिराज जी को वहाँ वह लड़का दिख गया। लड़का पक्का शिव भक्त था और उसके चेहरे के नूर को देखकर लगता भी था कि उस पर भोलेनाथ की बड़ी कृपा रही है। अधिराज जी बड़े प्यार से लड़के की तरफ देख रहे थे। जब लड़के की नज़र उन पर पड़ी तो वह उनके पास चला आया। सारिका ने लड़के को देखा तो उसकी आंखें उन छोटी छोटी 2 आंखों पर ठहर गई। कितनी गहरी और शांत थी वो आंखें। आंखों की पुतलियां घाट के पानी में जलने वाले 2 दियों की बात चमक रही थीं। अरे ऐसे काहे देख रही हो, हमको खा जाओगी क्या? लड़के ने सारिका से कहा। सारिका झेप गई और इधर उधर देखने लगी। आरती के बाद अधिराज जी ने लड़के से कहा, आओ खाना खाते हैं। अरे नहीं, आप खाइए, घर पर आई इंतजार कर रही है, लड़के ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा। शर्माओ मत, आओ, अधिराज जी ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। और वह लड़का उनके साथ आकर बैठ गया। अधिराज जी ने सबके लिए खाना मंगवाया और सब साथ मिलकर खाने लगे। खाना खाते हुए अधिराज जी ने लड़के के घर परिवार के बारे में पूछा और वह बताता गया। सारिका नज़रें बचाकर बार बार उसकी ओर देख लेती। अब तो लड़के को भी सारिका का बार बार यूं छुपकर देखना अच्छा लगने लगा। वह मुस्कुरा उठा। दोनों की नज़रें मिली तो दोनों इधर उधर देखने लगे।
उस शाम लड़का अधिराज जी के परिवार के साथ ही घूमता रहा और सारिका से उसकी दोस्ती भी हो गई। लड़का चला गया और अधिराज जी सबके साथ होटल आ गए। अंबिका के कहने पर वे 2 दिन और रुक गए। लड़का रोज किसी न किसी घाट पर उन्हें मिल ही जाता और फिर वे साथ में बैठकर कभी चाय पी लिया करते और कभी खाना खाते। अगली सुबह उन्हें वापस इंदौर के लिए वापस निकलना था। अंबिका ने बैग पैक किया और अधिराज जी और बच्चों के साथ होटल में वापस निकल आए। अंबिका ने सारिका का हाथ पकड़ा हुआ था। वह चलते हुए बार बार पलट कर देख रही थी। शायद उसे उस लड़के के आने का इंतजार था जिससे उसका एक अनजान रिश्ता बन चुका था, पर लड़का नहीं आया। सारिका उदास हो गई। अधिराज जी ने सामान गाड़ी में रखवाया और सभी आकर गाड़ी में बैठ गए। सारिका भी आकर गर्दन झुकाकर बैठ गई। सारिका ने एक आखिरी बार आस भरी नज़रों से गर्दन उठाकर देखा। गाड़ी से कुछ ही दूर लड़का खड़ा था। सारिका को देखकर मुस्कुरा रहा था। सारिका की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। ये कैसा एहसास था वह नहीं समझ पाई, पर इस वक्त उसे वहाँ देखकर उसे सुकून मिल रहा था। उसने अंबिका की ओर देखा तो अंबिका ने उसे जाने का इशारा किया। सारिका जल्दी से उतरकर दौड़ते हुए उसके सामने गई और जाते ही शिकायती लहजे में कहा, तुम इतनी देर से क्यों आए? कहाँ थे अभी तक? तुम्हारे लिए ये लेने गया था, कहते हुए लड़के ने एक सफ़ेद चमचमाती चैन सारिका के सामने कर दी। सारिका ने चैन ली। उस चैन में एक लोहे से बने पत्ते का टुकड़ा था। सारिका को वो बहुत पसंद आया। उसने झट से उसे अपने गले में पहन लिया और कहा, थैंक यू, अब हम लोग वापस इंदौर जा रहे हैं। फिर क्या अब तुम कभी नहीं आओगी? पहली बार लड़के की आवाज़ में उदासी थी। अरे आएंगे, हम तुमसे मिलने हर साल आएंगे, सारिका ने मुस्कुराते हुए कहा। भूल तो नहीं जाओगी हमें? लड़का मुस्कुरा उठा। तुमने हमें डूबने से बचाया, हम तुम्हें कभी नहीं भूलेंगे। सारिका भी मुस्कुरा दी। हम भूलने वाली चीज़ नहीं है। तुम्हारे गले में जो पड़ गए चाहकर भी भूल नहीं पाओगी, लड़के ने विश्वास से कहा। गले पड़े हो? सारिका हैरानी से बोली। अरे यार, तुम ना सच्ची में बुद्धू हो। गले पड़े हैं मतलब हम उस चैन की बात कर रहे हैं जो तुमने पहना है, कहकर लड़का जोर जोर से हंसने लगा। हंसते हुए वह इतना प्यारा लग रहा था कि सारिका की नज़रें न चाहते हुए भी उसके चेहरे पर जम गईं। सारिका को अपनी ओर देखता पाकर लड़के ने धीरे से कहा, अगर ऐसा ही देखती रही ना तो एक दिन तुमको प्यार हो जाएगा हमसे। प्यार ऐसे ही थोड़ी हो जाता है, सारिका ने कहा। लड़का मुस्कुराया और कहा, बनारस की हवा में भी इक्स बहता है मेम साहब। एक बार जो यहाँ आता है वो बस यहीं का होकर रह जाता है। सारिका मुस्कुराई और कहा, पापा सच कहते हैं, तुम बातें बहुत अच्छी करते हो। अच्छा, अब हम चलते हैं। सारिका लड़के को अलविदा कहकर वापस गाड़ी में आकर बैठ गई। ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट की तो सारिका ने खिड़की से गर्दन निकाल कर लड़के से कहा, अगली बार आएंगे तो तुम्हें कहाँ ढूंढेंगे? लड़के ने चिल्लाकर कहा, यह बनारस हमारा घर है, इसके किसी भी न किसी घाट पर मिल जाएंगे। हवा से बातें करती गाड़ी वहाँ से गुजर गई। लड़का उदास चेहरे के साथ हाथ हिलाता वहीं खड़ा रहा। मैडम, ड्राइवर ने गाड़ी रोककर कहा। ड्राइवर की आवाज़ से सारिका की तंद्रा टूटी और वह अपने अतीत से बाहर आ गई। उसने आंखें खोलकर देखा, गाड़ी मरीन ड्राइव के पास ही थी। सारिका ने बैग से अपनी डायरी और पेन निकाला और उसे लेकर समंदर किनारे पड़े उन पत्थरों पर जाकर बैठ गई। मन अशांत था। समंदर में आती जाती लहरें उसके मन की बेचैनी को और बढ़ा रही थीं। शाम का वक्त था और मौसम भी सुहाना था। सारिका काफ़ी देर तक वहीं बैठे पानी को देखती रही। अतीत की वो यादें जिन्हें वह आज भी खुद से दूर नहीं कर पाई, उसे वह यादें एक सुकून दिया जाया करती थीं। सारिका ने डायरी खोली और उसमें लिखने लगी, आज फिर तुम्हारा ख्याल हमें यहाँ ले आया। उस दिन के बाद से हम कभी तुमसे दूर हो ही नहीं पाए। सच में कहें तो हम खुद होना भी नहीं चाहते। तुम्हें सोचने भर से जो सुकून मिलता है वो शायद दुनिया में किसी कोने में नहीं है। हमारी ज़िंदगी का एक खूबसूरत हिस्सा हमने सिर्फ तुम्हारे लिए बचा कर रखा है। तुम कहाँ हो ये हम नहीं जानते, तुमसे कभी मिल पाएंगे ये भी नहीं जानते, लेकिन हम कभी तुम्हें भूल नहीं पाएंगे। तुम्हारा दिया वो बेशकीमती तोहफा हमने आज भी संभाल कर रखा है।
14 साल हो चुके हैं उस वक्त को गुजरे, लेकिन हम आज भी वहीं ठहरे हैं, बनारस के उस घाट की सीढ़ियों पर जहां हमने तुम्हें आखिरी बार देखा था। उसके बाद जिंदगी की डोर में ऐसे उलझे कि लौट कर वापस ना आ सके। 14 साल हमारे लिए वनवास काटने जैसा ही है, और अब इन वनवास को ख़त्म हो जाना चाहिए। हम एक बार फिर बनारस आना चाहते हैं और तुम्हें इंतज़ार करते हुए देखना चाहते हैं। इंतज़ार है जो इधर, क्या ये इंतज़ार उधर भी रहता होगा? मेरे शहर के समंदर का पानी तेरे शहर के घाटों में भी बहता होगा। मैं मान बैठी हूँ जिन खामोश आँखों की मोहब्बत को अपना, मैं सिर्फ उसकी हूँ, क्या ये बात वो भी किसी से कहता होगा? अंधेरा होने लगा था। सारिका ने डायरी बंद की और उठकर गाड़ी की तरफ बढ़ गई। ड्राइवर से घर चलने को कहा और उदास आंखों से पीछे छूटते समंदर को देखती रही। सारिका गाड़ी में बैठी उदास आंखों से पीछे छूटते समंदर को देखती रही। पानी की लहरों के साथ ही उसका मन भी यहाँ से वहाँ भटकता रहता है। 14 सालों से सारिका एक ऐसे एहसास में बंधी हुई थी जिसे ना वह जानती थी, ना ही उसे दोबारा देखा था। बस आखिरी बार देखा हुआ वो मुस्कुराता चेहरा याद था। अब तक तो सारिका उसका नाम तक भूल चुकी थी, पर उस एहसास को कुछ तो नाम देना ही था उसे, इसलिए उसने उस शख्स का नाम रांझना रखा। अब तक ना जाने कितनी ही गज़लें और नज़में उसने उस अनजाने एहसास के साथ लिखी थीं। अपनी डायरी में वो एहसास ही इतना खूबसूरत था कि सारिका को उसके होने से भी मोहब्बत थी, और ऐसी मोहब्बत जो सब भुला दिया। गाड़ी आकर घर के सामने रुकी। सारिका उतरी और गेट के सामने आकर बेल बजा दी। घर के गेट पर लगी नेम प्लेट शर्मा हाउस और नीचे लिखा था मिस्टर अधिराज शर्मा पर सारिका की नज़रें कुछ देर के लिए ठहर गईं। सारिका के घर में काम करने के लिए बाई आया करती थी। सारिका को खोए हुए देखकर कहा, दीदी कहाँ खो गई? भीतर नहीं आना तुमको? इनको कहाँ होना है? पहले तो कभी ना देखा इनको ऐसे। मीना ने दरवाज़ा बंद करते हुए कहा और अंदर चली गई। सारिका ने बैग टेबल पर रखा और खुद किचन में आकर पानी लेने लगी। मीना भी उसके पीछे पीछे किचन में चली आई और सारिका को पानी पीते देखकर कहा, अरे दीदी तुम काहे पानी ले रही हो? हम है ना, दे लेते हैं। कोई बात नहीं मीना, हम ले लेंगे। आप एक कप कॉफ़ी बना दीजिए। सारिका ने पानी पीकर बोतल वापस फ्रिज में रखते हुए कहा। ये बात ठीक है दीदी, तुम वहाँ बैठो, हम अभी तुम्हारे लिए एगो फंटास्टिक कॉफ़ी बना के लाते हैं। मीना ने कहा। फंटास्टिक नहीं, फैंटास्टिक। मीना के मुंह से गलत उच्चारण सुनकर सारिका ने हंसते हुए कहा, हाँ हाँ जो भी हो। हाँ तुम समझ गई ना? मीना ने कहा। हाँ। सारिका मुस्कुरा उठी। दीदी तुमको एगो बात पूछें? तुम ना ऐसा मुस्कुराते हुए अच्छी लगती हो, मीना ने चहकते हुए कहा। सारिका मुस्कुराते हुए बाहर आकर बैठ गई और फ़ोन पर आए नोटिफिकेशन देखने लगी। कुछ देर बाद मीना सारिका के लिए कॉफ़ी ले आई और सारिका देखकर खुद उसके सामने बैठ गई। मीना आपके इस महीने की तनख्वाह के लिए कल सुबह हमें याद दिला देना, सारिका ने कॉफ़ी पीते हुए कहा। दीदी हमने कभी कहा तुमसे पैसों के लिए? तुम खुद ही तो दे देती हो टाइम से, मीना ने कहा। हाँ पर आपको भी तो पैसों की ज़रूरत होती होगी, आपका भी परिवार है, सारिका ने प्यार से कहा। दीदी तुमसे एक बात कहें, मुंबई जैसे शहर में आप जैसे बहुते कम देखे हैं हमने। आपसे पहले और भी बहुत जगह काम किए हैं, पर तुम्हारे जैसन तो कोई भी ना है। तुम कितना प्यार से बात करती हो, कितना ख्याल रखती हो हमारा, तो हमें पैसे काहे याद रहेंगे? मीना ने भाव विभोर होकर कहा। अरे ये तो कुछ ज़्यादा ही तारीफ हो गई हमारी, सारिका हंसने लगी। दीदी बुरा न मानो तो एगो बात पूछे आपसे, मीना ने बड़ी बड़ी आंखों को और बड़ा करते हुए कहा। हाँ पूछो, बुरा क्यों मानेंगे, सारिका ने सहजता से कहा। हम ये जानना चाहते हैं कि तुम सबको ही काहे ऐसे आप करके बातें करती हो? अजीब है ना, अजीब लगता है, मीना ने हैरानी से कहा। सारिका हंसने लगी और कहा, इसके लिए पीछे एक खास वजह है, आप नहीं समझेंगी। अच्छा एगो और सवाल पूछ सकते हैं तुमसे, मीना ने डरते डरते कहा। हाँ, सारिका ने कहा। तुम यहाँ रहती हो और तुम्हारे अम्मा बाबूजी उधर इंदौर में रहते हैं, वो यहाँ आकर क्यों नहीं रहते तुम्हारे साथ? तुमको अकेले इतने बड़े शहर में डर नहीं लगता?
देखो दीदी, बुरा लगे तो हमको पहले ही बता देना, मीना ने हिचकते हुए कहा। मीना के इस सवाल का सारिका खामोश हो गई तो मीना ने कहा, हमका माफ़ कर दो दीदी, हम ये सवाल तुम्हारा दिल दुखाने के वास्ते नहीं पूछे थे हम। कोई बात नहीं मीना, आपने नहीं तो किसी न किसी ने तो मुझसे ये सवाल पूछना ही था। पहले हम भी पापा और माँ के साथ रहते थे, पर कभी कभी हमारे बड़ों का ईगो और खुदगर्जी रिश्ते में दूरी पैदा कर देते हैं और फिर इंसान न चाहते हुए बगावत पर उतर आता है। दीदी हम जानते हैं ज़्यादा नहीं पूछेंगे, पर पूरा भरोसा है तुम पर कि आखिर में तुम सब ठीक कर ही दोगी और तुम्हारी अम्मा और बाबूजी आकर तुम्हारे साथ यहाँ रहने लगेंगे, मीना ने चहकते हुए कहा। ठीक है, हम अपने कमरे में जा रहे हैं, आप खाना बनाकर रख दीजिएगा, हम बाद में खा लेंगे, सारिका ने सोफे से उठते हुए कहा और अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। मीना ने सारिका के लिए खाना बनाया और फिर अपने घर के लिए निकल गई। सारिका फ्रेश होने के बाद कुछ देर लैपटॉप ऑन करके बैठ गई। काम करते करते कब कहाँ रात हो गई, 1 बज गए, सारिका को ध्यान ही नहीं रहा। उसने लैपटॉप साइड में रखा और किचन से खाना ले आई। कुछ गले से उतारा और कुछ ज़बरदस्ती उतार कर उसने पानी पिया। इंसान ज़िंदगी में कितनी भी तरक्की हासिल कर ले, पैसा कमा ले, लेकिन अगर 2 वक्त का खाना उसे अकेले बैठकर खाना पड़े तो इससे बुरा और कुछ भी नहीं हो सकता। नींद सारिका की आंखों से कोसों दूर थी। उसने अपनी डायरी उठाई और उसमें कुछ लिखने लगी। लिखते लिखते जब आंखें मूंदने लगी तो वह लेट गई और फिर नींद ने उसे अपने आगोश में ले ही लिया। रात में चाहे सारिका कितनी ही देर से सोए, सुबह वह हमेशा अपने तय समय पर उठ जाया करती थी। अगले दिन सारिका अपने रोज़मर्रा के कामों से निपटकर ऑफिस के लिए निकल गई। ऑफिस आकर वह अपने केबिन की ओर जाने लगी, तभी उसकी नज़र सामने बैठी महिमा और पूजा पर गई, जो कि एक दूसरे से खुसर फुसर करने में लगी हुई थी। महिमा और पूजा की मेरे केबिन में आइए जरा, सारिका ने सख्त लहजे से कहा और आगे बढ़ गई। मर गए यार, आज तो ये पक्का सुनाने वाली है। तू भी ना थोड़ी देर के लिए चुप नहीं बैठ सकती थी, अब लगवा दी ना वाट, पूजा ने महिमा को डांटते हुए कहा। अरे तो मुझे क्या पता था, वो महारानी यहीं खड़ी हैं, महिमा ने मुंह बनाकर कहा। वो सब छोड़, चल उनके केबिन में जल्दी चलते हैं और चलकर माफ़ी मांग लेते हैं, वरना बाहर ही सबके सामने क्लास लग जाएगी, पूजा ने बेबसी से कहा। हाँ हाँ जल्दी चल, कहते हुए महिमा पूजा का हाथ थामे सारिका के केबिन की ओर बढ़ गई। दोनों को डरा हुआ देखकर नवीन हंसी आ गई, पर उसने खुद को रोक लिया क्योंकि वह जानता था जब सारिका गुस्से में होती है तो सबके साथ साथ उसकी भी क्लास लगा देती हैं। मे आई कम इन मैम, पूजा ने डरते डरते और धीरे से कहा। यस प्लीज, सारिका ने कहा। दोनों के अंदर आते ही सारिका ने उन्हें सामने पड़ी कुर्सी पर बैठने की कहा। दोनों खामोशी से सारिका के सामने आकर बैठ गई। सारिका कुछ देर चुप रही और फिर सहजता से कहने लगी, आप दोनों को इस कंपनी की एम्प्लॉय हैं। महिमा को यहाँ आए कुछ ही दिन हुए हैं और पूजा आप काफ़ी समय से यहाँ हैं। अगर पूजा आपके साथ कंफर्टेबल है तो आपका फर्ज बनता है उन्हें यहाँ के रूल्स और डिसिप्लिन के बारे में बताएं, उनकी काम में हेल्प करें, या ना कि साथ बैठकर अपनी कंपनी के विचार विमर्श करें। क्या नवीन सर ने आपको सब बता दिया, पूजा ने डरते डरते पूछा। पूजा, नवीन ने हमें कुछ नहीं बताया, पर मेरी नज़रों से कुछ छुपा भी नहीं। एम्प्लॉय को लगता है बॉस बेवकूफ़ है और बॉस को लगता है कि एम्प्लॉय बेवकूफ़ है। जितना वक्त आप लोग दूसरों की बातें में बात करते हैं, बर्बाद करते हैं, उस वक्त में काम करके कुछ नया सीखकर आप आगे बढ़ सकती हैं, सारिका ने सहजता से कहा। आई एम सॉरी मैम, महिमा और पूजा दोनों एक साथ कहा। आप लोग जानती हैं मैं आप दोनों से ये क्यों कह रही हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें, लोगों के सामने गर्व से अपना सर उठाकर चल सकें। सारिका ने धीरे से कहा। हमें कुछ समझ नहीं आया मैम, महिमा ने असमझ की स्थिति में कहा। एक बहुत बड़े आदमी ने एक दिन मुझसे कहा था कि एक लड़की कभी एक लड़की के बराबर नहीं कर सकती। एक बहुत बड़े आदमी ने एक दिन मुझसे कहा था कि एक लड़की कभी एक लड़के की बराबरी नहीं कर सकती, उसी की तरह नहीं बन सकती, ना ही समाज में अपना कोई अस्तित्व बनाए रख सकती है। उनकी बात मुझे बहुत गहरे तक चुभी थी। उसके बाद मैंने कभी मुड़कर नहीं देखा। ज़िंदगी एक मौका सबको देती है खुद को साबित करने का, और मौके में हमारी मेहनत तय करती है हमें बॉस बनकर ज़िंदगी जीनी है या एम्प्लॉय बनकर। सारिका के शब्दों में इस बार को कठोरता थी। महिमा और पूजा दोनों सर झुकाए खड़ी सारिका की बातें सुन रही थीं। आप दोनों को कोई परेशानी है तो आप बेझिझक आकर हमसे कह सकती हैं, लेकिन इस तरह कंपनी के बारे में गलत बातें हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। यहाँ तक पहुँचने में जो सफ़र हमने देखा है वो आप नहीं जानती, इसलिए दोबारा मुझे ऐसा कुछ सुनने को ना मिले, सारिका ने उठते हुए कहा।
आगे से ऐसा नहीं होगा मैम, आई एम सॉरी, पूजा ने कहा। इट्स ओके, आप दोनों जा सकती हैं, गुड डे कहकर सारिका अपने काम में लग गई। पूजा और महिमा जल्दी से केबिन से बाहर निकली और दोनों ने चैन की सांस ली। दोनों आकर अपने कमरे में काउंटर के सामने बैठ गई। यार सारिका मैम कितनी अच्छी हैं, उन्हें अपने एम्प्लॉयज की कितनी फिक्र है, महिमा ने इम्प्रेस होते हुए कहा। कोई फिक्र विक्र नहीं है उनको, तो बस रौब झाड़ने में मतलब है। मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा आज ये शेरनी चुईया कैसे बनी हुई है, पूजा ने सोचते हुए कहा। तू भी ना, सारिका मैम इतनी भी बोरी नहीं है जितना हम कल बात कर रहे थे। वैसे भी अकेले इस मुकाम पर पहुंचना कोई आसान काम नहीं है, महिमा ने सारिका का साथ देते हुए कहा। कौन सा मुकाम? अरे बहुत पैसा है इनके बाप के पास, इकलौती बेटी है, इस पे नहीं लुटाएगा तो किस पे लुटाएगा? तू अभी इसे अच्छे से जानती नहीं है ना, इसलिए मीठी मीठी बातों में फंस गई। ये क्या भला है ये, मैं अच्छे से जानती हूँ, पूजा ने नफरत से कहा। लेकिन आज मैम की बातों से मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगा कि वो रौब झाड़ रही हैं, बल्कि वो तो कितनी शालीनता से हम दोनों से बात कर रही थी। वो चाहती तो अकेले में बुलाकर भी हमें डांट सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, उल्टा हमें समझाया। ऐसी बॉस तो मैंने पहली बार देखी है जो अपने एम्प्लॉय को आप कहकर बात करती है, महिमा ने कहा। तो तू करती रहे उनका गुणगान, मैं चली कहते पूजा उठी और कैंटीन की ओर जाने लगी। महिमा उठकर उनके पीछे आई और उसे रोकते हुए कहा, कहाँ जा रही हो? काफ़ी पीने, तुम्हारी बातों से सर दुखने लगा है मेरा, पूजा ने गुस्से में कहा। आजकल सच्ची बातें सुनकर भी लोगों के सर में दर्द होने लगता है, पास से गुजरते हुए नमीन ने कहा। पूजा पर पटकते हुए पैर वहाँ से चली गई। महिमा पूजा को छोड़ नमीन के पीछे आई और फिर किसी फाइल को लेकर डिस्कस करने लगी। सारिका को लेकर पूजा की ये नफरत आज भी नहीं बल्कि पिछले कुछ महीनों से थी, जब नमीन ने पूजा का प्रपोजल ये कहकर ठुकरा दिया था कि वह सारिका के अलावा और किसी लड़की के बारे में सोचना भी नहीं चाहता। पूजा इस रिजेक्शन को बर्दाश्त नहीं कर पाई और तब से वह सारिका की दुश्मन बन बैठी, लेकिन सारिका इन बातों से अनजान थी। ऑफिस का काम निपटा कर सारिका आज फिर जल्दी निकल गई, पर आज उसे समुंदर किनारे नहीं जाना था बल्कि शाम को रसीम के घर जाना था। घर आकर उसने मीना से खाना बनाने को कहा। घर आकर उसने मीना से खाना ना बनाने को कहा और खुद तैयार होने चली गई। ऑफिस में अक्सर सारिका सिंपल तरीके से जाया करती थी। आज उसने कपट में रखा पीले रंग का चूड़ीदार सूट निकाला और पहनकर तैयार होने लगी। कंधे के एक तरफ दुपट्टा लगाया, आंखों में काजल लगाया, बालों को गूंथ कर छोटी चोटी बना ली। सारिका को ज़्यादा सजने संवरने का शौक़ नहीं था। उसने अपने सारे शौक़ सारी ख्वाहिशें दिल के किसी कोने में दफन कर दी थी। ऐसा क्यों था वो खुद नहीं जानती थी। शाम 7 बजे सारिका रसीम के घर पहुंची। सारिका को देखते ही रसीम खुशी से झूम उठी और उसे गले लगाते हुए कहा, मुझे तो लगा था हर बार की तरह तुम इस बार भी नहीं आओगी। अच्छा, पर हम यहाँ अंकल आंटी से मिलने आए, तुमसे नहीं, सारिका ने कहा। हाँ, कोई ना कोई मिल तो अच्छे से, पर आज मैं तुझे वापस नहीं जाने दूंगी। आज तू यहीं रुकेगी मेरे पास, रसीम ने उसके गले में बाहें डालते हुए कहा। अरे हम यहाँ रुक कर क्या करेंगे, सारिका ने हैरानी से कहा। तुमसे ढेर सारी बातें करनी है और क्या करेंगे, वैसे भी कितना टाइम हो गया तुमसे ढंग से बात करती है, और तुम्हें कुछ बताना भी है जो कि बहुत खास है, रसीम ने थोड़ा सीरियस होकर कहा। क्या बताना है, सारिका ने सहजता से कहा। रात में बताऊंगी, अभी चल, मम्मी पापा कब से तेरा वेट कर रहे हैं। कहते हुए रसीम सारिका का हाथ पकड़े उसे अंदर ले गई। रसीम के मम्मी पापा अरुण जी और ममता हाल में बैठी थी। सारिका को देखते ही उनके चेहरे पर खुशी आ गई। दोनों सारिका को बहुत पसंद करते थे और जब भी वो आती दोनों का चेहरा खिल जाता। सारिका ने अपने साथ लाए तोहफे दोनों की तरफ बढ़ा दिए। अरुण जी के लिए घड़ी और ममता के लिए खूबसूरत कंगन लेकर आई थी वो। दोनों को तोहफे बहुत पसंद आए। उन चारों के अलावा घर में सिर्फ कुछ रिश्तेदार थे और कुछ पड़ोसी, सभी एक जगह इकट्ठा हो गए। ममता और अरुण ने साथ साथ केक काटा। उन्होंने रसीम और सारिका को केक खिलाया और फिर सबने खूब मस्ती की। अरुण जी और ममता ने रोमांटिक गानों पर डांस भी किया। उनके साथ देखकर सारिका मुस्कुराती हुई गुनगुनाने लगी। सारिका को खुश देखकर रसीम भी बहुत खुश थी। वह उसके पास आई और उसका हाथ पकड़कर उसके साथ कपल डांस करने लगी। अब दोनों ही सिंगल थी तो किसी और का साथ ढूंढने में अच्छा रसीम ने एक दूसरे के साथ डांस करना ही सही समझा। सबने साथ मिलकर खाना खाया। सभी मेहमानों के जाने के बाद सारिका ने अरुण और ममता से जाने की इजाज़त मांगी। आज यहीं रुक जाओ ना बेटा, वैसे भी बहुत रात हो चुकी है, अरुण ने कहा। अरुण जी सही कह रहे थे, आज रात यहीं रुक जाओ, हमें भी तुम्हारे साथ थोड़ा वक्त बिताने का मौका मिल जाएगा, ममता ने प्यार से सारिका का हाथ पकड़कर कहा। सारिका की आंखों में नमी तैर गई, लेकिन उसने उन्हें बाहर आने से रोक लिया और रोकने के लिए अपनी सहमति दे दी। रसीम तो यही चाहती थी,
देर रात तक चारों बैठकर बातें करते रहे और फिर रसीम और सारिका रसीम के कमरे में चले आए। रात के 12:30 बज रहे थे। सारिका ने दुपट्टा हटाकर साइड में रखा और चद्दर ओढ़ सो गई। ये क्या, मैंने तुम्हें यहाँ सोने के लिए नहीं रोका है, रसीम ने सारिका की चद्दर खींचकर उसे उठाते हुए कहा। अरे सोने देना यार, सारिका चादर छीनते हुए बोला। रसीम ने मुंह फुला लिया और अलती पलती मार कर बैठ गई। उसने सोई हुई सारिका की तरफ देखा और कहने लगी, मेरा है ही कौन जिसे मैं अपना कहूँ, कोई नहीं है मेरा दुख सुनने वाला। इससे तो अच्छा होता भगवान मुझे उठा लेता। मेरी बुरी किस्मत एक दोस्त थी, वो भी बेवफा निकली, उसे भी सोने की पड़ी है। अब अपना दर्द सुनाने आधी रात को कहाँ जाऊँ मैं। रसीम की नौटंकी भरी बातें सुनकर सारिका को हंसी आने लगी और वह उठकर बैठ गई। उसने रसीम को देखा और कहा, अच्छा बता क्या हुआ। रसीम, यार अभी तो मेरा कॉलेज ख़त्म हुआ है और पापा ने मेरे लिए नोएडा में एक लड़का देख लिया है। सारिका, ये तो अच्छी बात है। क्या खाक अच्छी बात है, मैं अपने सपने को कब पूरे करूंगी। यार मैंने बताया था ना तुम्हें, मुझे एक फैशन डिज़ाइनर बनना है और शादी के बाद तो ये पॉसिबल नहीं होगा। यू नो कितनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है हम पर। सारिका, पर एक दिन तो शादी करनी है ना। रसीम, करनी है लेकिन अरेंज नहीं। सारिका, तो क्या लव मैरिज करनी है जैसे सब करते हैं। सारिका, लव मैरिज करने के लिए किसी से लव होना भी ज़रूरी है। हाँ तो हो जाएगा ना लव, पर तब तक प्यार को कैसे समझाऊँ। हाँ तब तक पापा को कैसे समझाऊँ, वो तो मेरी बात ही नहीं सुन रहे। यार तू बात करना उनसे, क्या पता तेरी सुन ले। सारिका, बिल्कुल नहीं, हम बात नहीं करेंगे, पर हाँ आइडिया दे सकते हैं। रसीम, जल्दी बता ना यार, बड़ी बेशर्मी हो यार। और बेशरम भी तो क्या, चल आइडिया बता यार। सारिका, अंकल ने जो लड़का देखा है एक बार उससे मिल और फिर कह देना पसंद नहीं आया। उसके कुछ दिन बाद कहना कि तुम्हें फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करना है, 2 साल उसमें लग जाएंगे, तब तक तुम्हें भी कोई ना किसी से प्यार हो जाएगा। रसीम, कमाल का आइडिया है, पर ये मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया। सारिका, मोटी बुद्धि है ना तुम्हारी इसलिए। हाँ क्या कहा तुमने। सारिका, रसीम सारिका पर टूट पड़ी और कुछ देर बाद दोनों लेट गई। रसीम ने अपना हाथ सारिका के हाथ पर रखते हुए कहा, यार तुम ना होती तो मेरा क्या होता। रसीम, कुछ नहीं होता, तुम पागल खाने में होती और क्या। रसीम, अच्छा सुनो, एक बात तो बताना ही भूल गई तुम्हें। अचानक से उठकर बैठ गई सारिका। कौन सी बात। कल रात एक गज़ल आई है, रुको सुनाते हैं। सारिका, नो प्लीज़, हमें नहीं सुनना, आधी रात को गज़लें। रसीम, अरे यार सुनो तो सही, बहुत खूबसूरत लिखा है। सारिका गोद में तकिया रखकर थोड़ी हाथों पर टिका कर बैठ गई। वह जानती थी बिना सुनाए रसीम मानेगी नहीं। रसीम ने अपना फ़ोन लिया और पढ़कर सुनाने लगी। सरदर्द मौसम की तरह कपकपाती रातों में एक अनसुना सा मेरे भीतर कुछ शोर बहुत करता है। जब छू के गुजरती हैं ये हवाएं मेरे गालों को, जब ओस की बूंदें ठहर जाती हैं मेरे ओठों पर, किसी मोती की तरह जब रात को वो पहर महसूस कराता है मेरे जहन में तेरी मौजूदगी, तब मैं नहीं रहती, मैं घुल जाती हूँ तुम में ही। सर्दी के ठिठुरन पर तुम्हारी गर्म यादों का कम्बल अक्सर ही लपेट लिया करती हूँ मैं। तुम्हारे ना होकर भी होने का एहसास के अलावा सेक लेती हूँ मैं अपनी हथेलियों और छू लेती हूँ उनमें अपने ठंड गालों को, ये जानकर कि तुमने ही छुआ है इन्हें। अनजाने में कभी रात के वो पहर गुजरते हैं, अनजाने में कभी रात के वो पहर गुजर कर भी गुजरते नहीं, और फिर तुम्हारी यादों की भूल भुलैया में खोकर सुबह हो जाती है। पर मुझे इंतज़ार है उस सुबह का जो एक रोज़ तुम्हारे अपने साथ लेकर आए, एक रोज़ तुम्हें अपने साथ लेकर आए। तुमसे मिली कि ये दूरियां ना जाने क्यों अब सजा सी लगती हैं, तुमसे मिलो कि दूरियां ना जाने क्यों अब सजा सी लगती हैं, तुम्हारे बिना कटी रातों की सुबह अब बेवजह सी लगती हैं। ये राज काजल से भी काली उन रातों में लिखा है जिन रातों में तुम सिर्फ याद बनकर मेरे साथ रहते हो। हाँ तुम मुझसे मेरे बाद रहे हो, हाँ तुम। रसीम चुप हो गई। सारिका एक बार फिर खामोश हो गई। रसीम ने इतनी शिद्दत से पढ़ा कि वो खो सी गई। रसीम ने देखा तो उसके चेहरे के सामने हाथ लाते हुए कहा, क्या हुआ। कुछ नहीं, सारिका ने आंखों में आई नमी छुपाते हुए कहा। रसीम, पता नहीं यार कौन है ये, पर इतना गहराई से लिखती है ना कि पढ़ने वालों को प्यार हो जाए। ऐसा लगता है जैसे इन्होंने किसी को बहुत टूट के चाहा है, तभी इतना डूब कर लिखती है। इन फ्यूचर अगर कभी भी इनसे मिलने का मौका मिला ना तो मैं उनका ऑटोग्राफ ज़रूर लूँगी। सारिका, हम। रसीम, वैसे तो
मुझे कुछ बताने वाली थी सारिका। 2 दिन बाद इंदौर जा रही हूँ कुछ दिनों के लिए। रसीम, ये तो अच्छा है, अंकल आंटी से भी मिल लेगी, कितने दिन हो गए उनसे मिले। सारिका, हम बनारस जाना चाहते हैं। रसीम, क्या? अभी तक तेरे सर से वो बनारस का भूत उतरा नहीं क्या? सारिका, जीते जी मैं उसे भूल नहीं पाऊंगी, वो चेहरा हर वक्त मेरी आंखों के सामने रहता है। सारिका, 14 साल हो चुके हैं, उस बात को कौन जानता है? वो कहाँ होगा, उसका नाम पता चेहरा सब बदल चुका होगा। वो बनारस में है भी या नहीं किसे पता, कैसे ढूंढोगी उसे? सारिका, उसने कहा था बनारस उसका घर है। उसने कहा था बनारस उसका घर है, उसके किसी न किसी घाट पर मिल जाएगा। रसीम, वो बचपन की बातें अब तक वो भूल चुका होगा तुमको ये सब। सारिका, नहीं पता, पर हमारा दिल कहता है बनारस के किसी कोने में आज भी वो मासूम इश्क जिंदा है। रसीम, तुम पागल हो गई हो। सारिका, इश्क जो ना कराए वो कम है, हमें बनारस जाना है रसीम। रसीम सारिका की बातों में विश्वास और आंखों में कुछ पाने की तरफ देख रही थी। रसीम ने जब कुछ नहीं कहा तो सारिका उठकर खिड़की के पास आ गई और बाहर खुले आसमान को देखते हुए कहने लगी, इस पर जो है इंतजार वो उस पार भी है, इस पार जो है इंतजार वो उस पार भी होगा, मेरे ख्यालों में उलझकर वो भी सोया ना होगा। अरे वाह, तू तो शायरी भी करने लगी, कहीं इश्क तो नहीं हो गया? रसीम ने छेड़ते हुए कहा तो सारिका मुस्कुराहट उठी। उस मुस्कुराहट में सुकून कम और दर्द ज़्यादा था। 1485 किलोमीटर दूर बनारस के 80 घाट की सीढ़ियों पर बैठा हुआ लड़का उदास आंखों से शांत बड़े पानी में ना जाने क्या देखने की कोशिश कर रहा था। चांदनी सर्द रात में भी वह उसे ठंड का आभास नहीं था। उसने गर्दन उठाकर आसमान की ओर देखा और फिर सामने खाली पड़ी सीढ़ियों को देखने लगा। कितनी भीड़ भरा माहौल होता है दिन भर यहाँ, और रात होने ही सब शांत होने, लेकिन उसके मन में एक शोर अक्सर चलता रहता है। लड़के ने एक ठंडी आह भरी और लेट गया, गुनगुनाने लगा, सर्द मौसम की तरह कपकपाती रातों में एक अनसुना सा मेरे भीतर कुछ शोर बहुत करता है। जब छू के गुजरती हैं ये हवाएं मेरे गालों को, जब ओस की बूंदें ठहर जाती हैं मेरे ओठों पर किसी मोती की तरह, जब रात को वो पहर महसूस कराता है मेरे जहन में तेरी मौजूदगी, तब मैं नहीं रहता, मैं घुल जाती हूँ तुम में कहीं। सर्दी की ठुठुरन पर तुम्हारी गर्म यादों का कंबल अक्सर ही लपेट लिया करती हूँ मैं। तुम्हारे ना होने पर होने का एहसास के अलावा पर सेक लेती हूँ मैं अपनी हथेलियाँ और छू लेती हूँ उनसे अपने ठंडे गालों को, ये जानकर कि तुमने ही छुआ है इन्हें अनजाने में कभी। रात के वो पैर गुजर कर भी गुजरते नहीं, और फिर तुम्हारी यादों की भूल भुलैया में खोकर सुबह हो जाती है। पर मुझे इंतज़ार है उस सुबह का जो एक रोज़ तुम्हें अपने साथ लेकर आए। तुमसे मिलों की दूरियां ना जाने क्यों अब सजा सी लगती हैं। तुम्हारे बिना कटी रातों की सुबह अब बेवजह सी लगती है। ये राज काजल से भी काली उन रातों में लिखा है जिन रातों में तुम सिर्फ याद बनकर मेरे साथ रहे हो। हाँ, तुम मुझ में मेरे बाद रहे हो। हाँ, तुम। 2 अलग अलग शहरों में मीलों की दूर रात के तीसरे पहर में 2 दिलों में एक जैसा ही एहसास था। उन 2 जोड़ी आंखों में कुछ तो था, सिर्फ इंतजार। ये इंतजार अगर इधर था तो शहर से मीलों दूर उस तरफ भी था। अकेले सारिका ने ही ये 14 साल वनवास नहीं काटा था, कोई और भी था जो बनारस के घाट की सीढ़ियों पर बैठकर अक्सर उस शाम का इंतजार किया करता था जिस शाम उसकी मोहब्बत लौटकर आनी थी। इंतजार मोहब्बत का सबसे खूबसूरत हिस्सा होता है। ये इंतजार ही बनाता है, ये इंतजार ही बताता है कि मोहब्बत की जड़ें कितनी गहरी हैं। सारिका के साथ साथ कोई और भी था जो जग रहा है, जो जाग कर बीते हर वक्त के बारे में सोच रहा था। सुनसान घाट की सीढ़ियों पर लेटा हुआ शख्स नज्म की उन लाइनों को गुनगुना रहा था जो कुछ देर पहले उसने अपने फ़ोन पर पढ़ी थी। लाइनें गुनगुना कर वह उठ बैठा और उदास आंखों से पानी की लहरों को देखते हुए बुदबुदाया, इंतजार से थकी इन आंखों में एक ख्यालात चाहता हूँ। इन नज़मों को लिखने वाले मैं तुझसे एक मुलाकात चाहता हूँ। लड़का वहीं बैठा रहा, हाथ में बंधी घड़ी पर नज़र गई तो पाया रात के 2 बज रहे हैं। लड़का अभी बैठा ही था कि ऊपर सीढ़ियों से उतरता हुआ एक पतला सा लड़का नीचे आया और उसके सामने आकर कहा, तो तुम यहाँ हो गुरु?
तो तुम यहाँ हो। गुरु पूरे बनारस की खाक छान कर आए हैं तुम्हारे लिए, और ये क्या बेहुदा शौक पाले हो तुम। जब देखो तब आकर यहाँ बैठ जाते हो। उधर तुम्हारे अम्मा बाबूजी परेशान है तुम्हारे लिए। अरे हम कछु बोल रहे हैं, सुनाई दे रहा है कि नहीं तुमको? बाबा सो चुके लड़के ने शून्य में ताकते हुए कहा। हाँ मालूम है, पर तुम्हारी अम्मा, उनको कहाँ नींद आएगी? माँ का दिल तो जानते ही हो ना तुम, लड़के ने कहा। हाँ, लड़के ने धीरे से कहा। फिर से उनकी कोई नज़्म आई? लड़के ने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा। हाँ, उसे पढ़ते हुए खो गया था मैं, लड़के ने कहा। साला मोहब्बत ना हो गई, रत जगा हो गया। कर तुम रहे हो, जागना हमको पड़ता है, लड़के ने उसकी बगल में बैठते हुए कहा। मुरारी, हमको एक बार इनसे मिलना है यार। इनकी लिखी नज़मों की ही बदौलत आज भी वो बचपन वाला इक्स जिंदा है। उसे भूल नहीं पाए हैं यार, और इस बात के लिए इन्हें थैंक यू बोलना चाहते हैं, लड़के ने सहजता से कहा। किन्हें भैया, और किससे मिलोगे? जिनका कोई नाम नहीं, कोई पहचान नहीं, तो क्या इन गाड़ की सीढ़ियों से बोलोगे थैंक यू? मुरारी ने कहा चिढ़ते हुए। नाम क्यों नहीं है? हमने रखा है ना उनका नाम, लड़के ने कहा। अच्छा, क्या नाम रखे हो, जरा हमें भी तो बताओ, मुरारी ने कहा। मैडम जी, लड़का मुस्कुरा दिया। मैडम जी, ये कैसा नाम हुआ? मुरारी ने चौंक कर कहा। मैडम जी इसलिए क्योंकि हमने उनकी नज़मों से ही सीखा है इक्स को जिंदा रखना। उनके शब्दों में इतनी गहराई होती है, लगता है उन्होंने भी किसी को टूट कर चाहा होगा, वरना इस शिद्दत से लिखना किसी के बस की बात नहीं, लड़के ने एक बार फिर शून्य में ताकते हुए कहा। ख्वाबों की दुनिया से बाहर आ जाओ शहजादे। तुम जो सोचते हो वो मुमकिन नहीं है। ये बनारस और यहाँ की घाट ही अपनी दुनिया है, इसलिए यहाँ से बाहर जाने का सोचना भी मत, मुरारी ने ऊँघते हुए कहा। अगर भावना सच्ची हो तो मीलों की दूरियां भी एक दिन कम हो जाती हैं, लड़के ने दार्शनिक आवाज़ में कहा। भावना और सच्ची, अरे एक नंबर की झूठी है वो। उसका तो तुम नाम ही ना लो। प्यार का इजहार हमसे और सिनेमा देखने वो पान वाले के साथ जाती हैं। हम बता रहे हैं, भावना के चक्कर में तो तुम ना ही पड़ो, मुरारी ने उछल कर कहा। यार तुम ना निपट मूर्ख हो। अरे हम फीलिंग की बात कर रहे हैं, लड़के ने मुरारी के सर पर एक चपत लगाते हुए कहा। हाँ तो तुम समझाओ ना। वैसे भी उस भावना के पीछे हमारा इतना रुपया बर्बाद हो गया, और तुम्हारी इस भावना के पीछे तुम्हारी जवानी बर्बाद हो रही। 28 के हो गए हो, कुछ सोचो, मुरारी ने लड़के को ताना मारते हुए कहा। मुरारी उनके अलावा कुछ सोच नहीं सकते। वो कैसी हैं, कहाँ हैं, किस हाल में हैं, एक बार ये जान ले, उसके बाद अपने बारे में सोचेंगे, लड़के ने कहा। तुम ना इक्स में पागल हो गए हो, पगला गए हो। जो है ही नहीं उससे प्यार करते हो, वो भी पिछले 14 सालों से। अरे कब तक तो वो भूल भी चुकी होगी वो तुमको। और क्या प्यार शादी के घर बसा लिया होगा, शादी करके घर बसा लिया हो, उसके इंतज़ार में कब तक अपना वक्त बर्बाद करोगे। अरे एक से बढ़कर एक लड़कियां हैं अपने बनारस में, तुम कहो तो कल ही बात चलाए, मुरारी ने कहा। मुरारी, प्यार है कोई खेल नहीं, जो आज इसके साथ कल इसके साथ। हमें भरोसा है अपने भोलेनाथ पे, हमें उनसे ज़रूर मिलाएंगे। ये 14 साल का वनवास यूं जाया ना होगा। राम जी को तो भी उनकी सीता मिली थी ना वनवास के बाद, तो फिर हम काहे उम्मीद छोड़ दे, लड़के ने सहजता से कहा। अच्छा तो फिर इतने सालों में तुमसे मिलने काहे नहीं आई वो, मुरारी ने लड़के की आंखों में देखते हुए कहा। मुरारी के इस सवाल से लड़का खामोश हो गया। तभी पीछे से एक चप्पल आकर मुरारी की पीठ पर लगी और वह पीछे पलटकर जोर से चिल्लाया, कौन है बे? हाँ मैं तुम्हारी अम्मा, ऊपर सीढ़ियों पर खड़ी औरत चिल्लाई और बड़बड़ाते हुए नीचे उतरने लगी। जीना आराम कर दिया इन लोगों ने हमारा। एक तो था ही ये मुररिया भी इसके जैसन हो गया। इसको यहाँ लड़के को बुलाने खातिर भेजे थी और यहाँ आकर बैठ गई, उसी के साथ पंचायत लगाए है। आज इन दोनों की खैर नहीं, चप्पल से मार मार के मुंह सुझा देंगी इनका।
मर गई मुरारी, अम्मा चली आई रही हैं, भाग यहाँ से। लड़के ने अपनी माँ को वहाँ देखकर कहा और भाग गया। अरे तो हमको काहे अकेले छोड़ के जा रहे हो, रुको हम भी आते हैं। अरे रुक भी जाओ, साला ज़िंदगी को भौकाल बना के रख दिया है। तुम्हारी दोस्ती भारी पड़ रही है हमको, इश्क तुम करो, तुम्हारी अम्मा की चप्पल हम खाएं, कहते हुए मुरारी भी लड़के के पीछे भागा। रुक जाओ तुम दोनों, आज खैर नहीं है तुम्हारी, नाक में दम करके रखे हो। हमारे चप्पल हाथ में उठाए अम्मा ने भी उनके पीछे दौड़ पड़ी। बनारस की गलियों में आधी रात को वो नज़ारा देखने लायक था। मोहब्बत का मारा लड़का, आगे उसके पीछे मुरारी, और मुरारी उन दोनों के पीछे। ऐसा हफ्तों में एक दो बार देखने को अक्सर मिल जाया करता था, पर वह लड़का उसे कुछ समझ नहीं आता था। बीते वक्त की यादें उसे अपने साथ घाट पर ले आती थीं। इन तन्हा रातों में उसकी यादों में यादें, उसकी साथी को यादें और उसकी मैडम जी की नज़में ही थीं, जिन्हें बनारस के घाटों पर बैठकर वह अक्सर गुनगुना लिया करता था। मीलों दूर मुंबई शहर, मुंबई जहाँ कभी रातें नहीं होती, लोग दिन भर रात में सपने पूरा करने में जी जान से लगे रहते हैं। अक्सर कितने ही लोग अपनी किस्मत बदलने को हर रोज़ अपने घरों से निकलकर मुंबई आते थे, पर यहाँ किस्मत सबका साथ नहीं देती थी। सारिका की किस्मत ने उसका साथ दिया और आज मुंबई के सभी बड़े बिजनेसमैन उसे जानते थे, उसके काम की तारीफ करते थे। बहुत कम उम्र में सारिका ने वो मुकाम हासिल कर लिया था जिसे हासिल करने में कई लोगों को सालों लग जाते हैं। उसके हम उम्र लड़कों ने भी कई बार उसके सामने दोस्ती की, प्यार और शादी तक का प्रस्ताव रखा, पर सारिका हर बार सहजता से इस बात को टाल देती। उसकी ज़िंदगी में कुछ था तो वो था उसका काम और दूसरा उसका राजड़ा। रसीम के घर में निकलकर सारिका सीधा अपने ऑफिस पहुंची। आज वह ऑफिस 1 घंटे पहले ही आ गई। उसने सभी जरूरी काम निपटाए और नमीन को बुलाकर अपने वाले कुछ दिनों का काम समझा दिया। सारिका ने ऑफिस में 1 हफ्ते की छुट्टी ले ली। हाँ, सारिका ने अकाउंट्स चेक किए, अपना लैपटॉप और कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट बैग में रखे, रैंक में लगी कुछ किताबें को निकाला और उन्हें भी बाकी सब सामान के साथ बैग में रख लिया। सब सामान रखने के बाद उसने टेबल की दराज को खोला और उसमें से वो चैन निकालकर अपने बैग में रख ली। 14 साल बाद उससे मिलने जा रही थी। सारिका जैसे ही ऑफिस से निकली, पूरे ऑफिस में खुशी की लहर दौड़ गई। सबने राहत की सांस ली। अब कुछ दिनों के लिए सभी बिना किसी रूल्स और रेगुलेशन के काम करेंगे। सबसे ज़्यादा पूजा खुश थी। एक बार फिर उसे नमीन के करीब आने का मौका मिल जाएगा। सारिका ने ड्राइवर से घर चलने को कहा। सारिका को इस वक्त देखकर मीना ने कहा, हो दीदी तुम इस वक्त, चलो अंदर आ जाओ, हम अभी खाना लगाते हैं। नहीं मीना, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हमने सुबह रसीम के घर नाश्ता कर लिया। हम कुछ दिनों के लिए इंदौर जा रहे हैं माँ पापा के पास। आज शाम को ही निकलेंगे, इसलिए आज जल्दी आ गए। सारिका ने अपने साथ लाए बैग को सोफे पर रखते हुए कहा, हो दीदी ये बहुत अच्छी खबर सुनाई हो तुमको ज़रूर जाना चाहिए। हो सके तो अम्मा बाबूजी को यहाँ लेके आओ कुछ दिनों के लिए, मीना ने कहा। मीना ने अपने इन महीनों की और अगले महीनों की तनख्वाह एडवांस में है। सारिका ने बंद लिफाफा मीना की ओर बढ़ाते हुए कहा, दीदी एडवांस पर काहे, वापस आने का इरादा नहीं है या हमको काम से निकाल रही हो? दीदी एडवांस पर काहे, वापस आने का इरादा नहीं है या हमको काम से निकाल रही हो? देखो दीदी, हमसे कोनो गलती हो गई हो तो हमको माफ़ कर दो, पर जे एडवांस की बात ना कहो हमसे, मीना ने रोआसा होकर कहा। मीना की बात सुनकर सारिका हंसने लगी और कहा, अरे आप बिना कुछ भी सोचे समझने लगती हो। हम भला ऐसा क्यों करेंगे और आपको क्यों निकालेंगे? वो तो हम इसलिए दे रहे हैं कि हमें आने में वक्त लग सकता है, इसलिए आपको परेशानी ना हो, इसलिए दिया, और एडवांस होता है, एडवांस नहीं। हो दीदी जो भी हो, पर हम बता रहे हैं हम तुमको छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। मीना ने
अधिकार जताते हुए कहा। सारिका को अच्छा लगा तो वह मुस्कुरा उठी और कहा, अच्छा तो फिर एक कप कॉफ़ी पिला दीजिए, तब तक हम हमारा बैग जमा लेते हैं। ठीक है, हम